तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में उड़ीसा के एक न्यूज चैनल ने किस नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर को लॉन्च किया? तो आंसर होगा लीसा। तो उड़ीसा का एक न्यूज चैनल है ओटीवी न्यूज, जिसने अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर को लॉन्च किया है और उसका नाम है लीसा। वैसे ये भारत की पहली एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर तो नहीं है, क्योंकि इससे पहले भारत की पहली एआई न्यूज एंकर लॉन्च की जा चुकी है। किसके द्वारा? इंडिया टीवी के द्वारा, और उस न्यूज एंकर का नाम था सना। और अगर बात करें कि पूरी दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर ये किस देश ने लॉन्च किया था? तो आंसर होगा चाइना ने। ये बात है 2018 की। और तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जिसका नाम है जूके 2, इसको किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा चाइना ने। तो पहला पॉइंट तो ये याद रखना कि ये दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट है। क्या नाम है? जूके 2। किसने लॉन्च किया है? चाइना ने। कहां से? गोबी मरुस्थल से। एक्चुअली में चाइना की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है, उसने इसको लॉन्च किया है। उस कंपनी का नाम है लैंडस्केप। और मीथेन की बात करें तो ये प्रदूषणहीन यानी कि पॉल्यूशन फ्री, सुरक्षित, सस्ता और रीयूजेबल रॉकेट के लिए उपयुक्त ईंधन माना गया है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला पब्लिक सेक्टर यूनिट कौन सा बन गया? तो आंसर होगा ओएनजीसी। तो अमेरिका का ISO 37001-2016 एंटी रिश्वतखोरी प्रबंधन प्रणाली यानी कि एंटी ब्राइब मैनेजमेंट सिस्टम के लिए सर्टिफिकेट पाने वाला भारत का पहला पब्लिक सेक्टर यूनिट बन गया है ओएनजीसी। मतलब ओएनजीसी के मैनेजमेंट ने रिश्वत को रोकने का काम किया है, इसीलिए इसको ये सर्टिफिकेट मिला है। ओएनजीसी ये एक महारत्न कंपनी है। अच्छा, फिर तो प्रश्न बनेगा आपका कि भारत में टोटल कितनी महारत्न कंपनियां हो गई है? 12 हो गई है। 12वीं थी REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, और नवरत्न कंपनियां हो गई है 13। 13वीं थी RVNL। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में IIT की पहली महिला निदेशक के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा प्रीति अगलायम को। आपको याद है हम लोगों ने एक प्रश्न पढ़ा था कि कौन सा IIT तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित कर रहा है? तो आपने कहा था IIT मद्रास। तो IIT मद्रास का ये भारत के बाहर अपना पहला IIT परिसर है तंजानिया में। तंजानिया अफ्रीका में है। और तंजानिया से आपको एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी ये तंजानिया में ही है, जिसे माउंट किलिमंजारो कहते हैं। तो तंजानिया के जांजीबार शहर में स्थापित हुआ ये इसका परिसर, और वहीं पे ये निदेशक बनी है। आप कह सकते हो कि IIT की पहली महिला निदेशक बनी है प्रीति अगलायम। ऐसे प्रश्न बनेगा। और IIT मद्रास से कुछ और पॉइंट्स मैं आपको याद भी दिला दूं या आपका रिवीजन करवा दूं। अभी सारंग फेस्टिवल ये IIT मद्रास में मनाया गया था। और एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है भरोस, इसको भी डेवलप किया IIT मद्रास ने। और IIT मद्रास ने वॉर्टन QS री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड भी जीता था। बाकी दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला इंडियन एयरफोर्स अधिकारी बनी थी ये। और परमिंदर चोपड़ा ये भारत की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की पहली महिला CMD बनी थी। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, बताओ ये कौन से नंबर की महारत्न कंपनी बनी अभी? और शिवांगी सिंह की बात करें तो राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला हैं ये शिवांगी सिंह। तो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां मैंने आपको इसमें दी, इसको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे उज्बेकिस्तान का राष्ट्रपति चुना गया? तो आंसर होगा शौकत मिर्जियोयेव। तो अभी तक उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति यही थे, शौकत मिर्जियोयेव। और अभी एक बार फिर से उन्हें उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है। और उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद है। करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम। ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। और जैसे अभी 2022 में भारत में पहली बार चेस ओलंपियाड हुआ था ना, उसको उज्बेकिस्तान ने जीता था। और अब 2026 वाले जो चेस ओलंपियाड होंगे वो उज्बेकिस्तान में होंगे। अच्छा, क्या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य देश है या नहीं है उज्बेकिस्तान? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अगर आप लिखते हो है तो कौन सा सेंट्रल एशियन कंट्री है जो इसका मेंबर नहीं है? मैंने आपको बताया था, वो बताओ आप। बाकी देखो, नाइजीरिया के प्रेसिडेंट हैं बोला टिनुबू,
साइप्रस के प्रेसिडेंट बने अभी निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस हैपकिंस हैं। ध्यान रखना, ये बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में आईटीसी के सीएमडी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा संजीव पुरी को। तो वैसे तो आईटीसी के सीएमडी अभी तक यही थे और अभी एक बार फिर से उनको रीअपॉइंट पुनः नियुक्त कर दिया गया है। संजीव पुरी नाम है। आईटीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन टोबैको कंपनी। स्थापना होती है 1910 में और अब इसके सीएमडी बन गए हैं कौन? संजीव पुरी। बाकी अभी रोहित जावा ये हिंदुस्तान यूनिलीवर के एमडी/सीईओ बने थे। प्रवीण सूद सीबीआई डायरेक्टर बने तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर मुख्य सतर्कता आयुक्त बने। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसने कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो आंसर होगा लक्ष्य सेन। तो भारतीय बैडमिंटन प्लेयर हैं लक्ष्य सेन, जिन्होंने भी कनाडा ओपन 2023 में मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है। उन्होंने चाइना के ली शी फेंग को हराया है। अच्छा, ये एचएस प्रणय का नाम जरूर याद रखना। एक तो अभी मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का खिताब इन्होंने जीता था और इसलिए भी इनका नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये खिताब जीतने वाले ये मात्र केवल तीसरे भारतीय हैं। इनसे पहले 2 बार ये खिताब किसने जीता है? पीवी सिंधु ने और साइना नेहवाल ने। और सुधीरमन कप, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहले प्रश्न तो यही बन जाएगा, सुधीरमन कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। अभी 2023 का जो संस्करण हुआ था चाइना में, उसको चाइना ने जीत लिया साउथ कोरिया को हरा के। और एक और प्रश्न बन जाएगा कि अगला वाला सुधीरमन कप जो 2025 में होगा वो कहाँ पे होगा? वो स्पेन में होगा। और अभी बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में मेंस डबल में भारत का पहला गोल्ड जीत करके लाए थे कौन? सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। और अभी इसी साल स्विस ओपन 2023 में भी इन दोनों ने मिक्स्ड डबल का खिताब जीता था। तो ध्यान रखना, ये पॉइंट्स भी बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो आंसर होगा दूसरे स्थान पे। तो यहाँ बात कर रहे हैं विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 की, जो कि 3 से लेकर 9 जुलाई 2023 तक हुई। कहाँ पे? आयरलैंड में। इसमें भारत ने 11 मेडल जीते, जिसमें से 6 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज है। और इस तरह से पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा है। पहले स्थान पे कौन है फिर? पहले स्थान पे कोरिया है। इसने 6 गोल्ड और 4 सिल्वर यानी कि टोटल 10 मेडल जीते हैं। अब आप कहोगे भारत ने तो 11 मेडल हैं, कोरिया के पास 10 मेडल हैं। गोल्ड के हिसाब से देखते हैं, देखो ना। अब आप कहोगे कि भारत के पास भी तो 6 गोल्ड है और कोरिया के पास भी तो 6 गोल्ड है, तो फिर गोल्ड बराबर है, तो फिर हम सिल्वर के हिसाब से देखेंगे। तो सिल्वर कोरिया के पास ज़्यादा है, 4 सिल्वर है और हमारे पास 1 सिल्वर है। मान लो दोनों के पास सिल्वर भी बराबर होते तो फिर ब्रोंज के हिसाब से देखते हैं। और ब्रोंज हिसाब से देखने का मतलब हो गया कि हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मेडल किसके पास है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर तो बराबर हो गए। अब ब्रोंज जिसके पास ज़्यादा होंगे उसके पास सबसे ज़्यादा मेडल होंगे, बात तो वही है। तो बात आई समझ में। पहले स्थान पे कोरिया, दूसरे पे भारत है। और एक पॉइंट और याद रखना कि रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष तीरंदाज कौन बने हैं? पार्थ सालुंखे। ये सतारा महाराष्ट्र से हैं। बाकी आयरलैंड में इसका आयोजन हुआ। तो आयरलैंड के स्टैटिक में आपको बता दूं, कैपिटल इसकी डबलिन होती है, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है माइकल डी हिंगिस और प्रधानमंत्री का नाम आप जरूर जानते होंगे क्योंकि ये एक भारतवंशी हैं, नाम है लियो वरादकर। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस पैराशूटर ने वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप में स्वर्ण पदक जीत करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर होगा रुद्रांश खंडेलवाल। तो वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप ये हुआ कहाँ पे? क्रोएशिया में। और अभी इसमें भारत के पैरा शूटर रुद्रांश खंडेलवाल ने 50 मीटर पिस्टल SHI कैटेगरी में गोल्ड जीता है। और इस तरह से उन्होंने खेल रत्न पुरस्कार विजेता मनीष नरवाल का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 2020 टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। और इसी कैटेगरी में रुद्रांश ने, अच्छा ध्यान रखना, हमने कहा इसमें रुद्रांश ने तो गोल्ड जीता है और इसी कैटेगरी में निहाल सिंह ने सिल्वर मेडल जीता है। तो रुद्रांश खंडेलवाल का नाम याद रखना, पूछा जा सकता है इनका संबंध किस खेल से है? शूटर है, पैराशूटर। पढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन के द्वारा
किस संगठन को एशिया में सर्वश्रेष्ठ सदस्य संघ घोषित किया गया? तो आंसर होगा एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन ने भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को एशिया में सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के रूप में चुना है। और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट कौन है? आदिल सुमरीवाला। उन्होंने बैंकॉक में एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन की 50वीं वर्षगांठ समारोह में ये पुरस्कार प्राप्त किया। अच्छा, इसके अलावा ट्रिपल जंपर हैं टी सेल्वा प्रभु। उन्होंने बैंकॉक में एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन से सर्वश्रेष्ठ एशियाई पुरुष अंडर 20 का पुरस्कार जीता। मैंने आपको बता दिया भारतीय एथलेटिक्स संघ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना होती है 1943 में। नई दिल्ली में मुख्यालय है और अध्यक्ष हैं आदिल सुमरीवाला। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में 34वें जीव विज्ञान ओलंपियाड में कौन सा देश पदक तालिका में टॉप पर रहा? तो आंसर होगा भारत। तो भारत ये 34वें अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में सबसे अधिक पदक हासिल करके पदक तालिका में टॉप पे रहा है। इसका आयोजन कहां पे हुआ था इस 34वें जीव विज्ञान ओलंपियाड का? यूनाइटेड अरब अमीरात में। और ये पहली बार है जब भारत के सभी छात्रों ने, जिसने भी इसमें पार्टिसिपेट लिया, सभी ने गोल्ड जीता है। और वैसे कितने भारतीयों ने पार्टिसिपेट किया था? तो 4 भारतीयों ने। तो मतलब हमारे पास गोल्ड कितने आए? 4 गोल्ड आए हैं। 4 छात्रों के नाम भी मैं आपको बता दूं। कर्नाटक से ध्रुव आडवाणी, कोटा राजस्थान से ईशान पेडनेकर। अच्छा, कोटा राजस्थान से एक मिस इंडिया अभी बनी थी, उनका नाम जानते हो तो बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या नाम है उनका। इनके अलावा महाराष्ट्र के जलाना से मेघ छाबड़ा हैं और छत्तीसगढ़ से रोहित पांडा हैं। तो ये 4 छात्रों के नाम भी मैंने आपको बता दिए। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे जून महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो आंसर होगा एशले गार्डनर को। तो ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम की ऑलराउंडर है एशले गार्डनर, जिनको अभी जून माह के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। जबकि पुरुषों में चुना गया है श्रीलंका के स्पिनर वानिंदु हसरंगा को। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि ये जो एशले गार्डनर है, ये 3 बार प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीतने वाली पहली खिलाड़ी है। बाकी आईसीसी की बात है तो स्थापना होती है 1909 में, हेडक्वार्टर दुबई में है, सीईओ हैं जॉफ एलार्डिस और चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में थाईलैंड में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर मैस्कॉट किसे चुना गया? तो आंसर होगा भगवान हनुमान जी। तो भारत में सबसे प्रतिष्ठित देवताओं में से एक भगवान हनुमान जी को एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभंकर चुना गया है, मैस्कॉट बनाया गया है। यह आयोजन महाद्वीपीय शासी निकाय की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया जा रहा है। बताओ, भगवान को ही इन्होंने शुभंकर बना दिया। फिर बताओ, अभी हाल ही में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में 100 मीटर हर्डल में भारत का पहला गोल्ड किसने जीता? तो आंसर होगा ज्योति याराजी ने। स्प्रिंटर है, धाविका है ज्योति याराजी। इन्होंने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में 100 मीटर हर्डल्स यानी कि बाधा दौड़ में भारत का पहला गोल्ड जीता है। अच्छा, ये चैंपियनशिप हुई कहाँ? बैंकॉक में। और बैंकॉक से याद आएगा कि इस साल नवंबर में 3रा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन भी होगा बैंकॉक में। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 जुलाई को। तो हर साल 12 जुलाई को युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के जन्मदिन के अवसर पर यह दिन मनाया जाता है। मलाला यूसुफजई की बात करें तो इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था 1997 में। उन्होंने 2008 में महिलाओं की शिक्षा के लिए वकालत करना शुरू किया था, लेकिन फिर 2012 में तालिबान ने उन पर हमला कर दिया था और एक गोली उनके सर को पार कर गई थी, लेकिन फिर भी वो बच गई। और फिर 2012 में पाकिस्तान सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार से उनको सम्मानित किया था। और फिर 2014 में वो 17 साल की उम्र में सबसे कम उम्र की नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली व्यक्ति बनी थी। और संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें 2019 में दुनिया की सबसे प्रसिद्ध किशोरी घोषित किया था। उन्हें कनाडा की मानद नागरिकता भी दी गई और उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी आई जिसका नाम है ही नेम्ड मी मलाला, जिसे 2015 में ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट भी किया गया था। वैसे उनकी एक फेमस बुक भी है जिसका नाम है वी आर डिस्प्लेस्ड। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 जुलाई को। तो भारत में मत्स्य कृषकों
मछुआरों और मछली पालन से जुड़े अन्य हितधारकों के कार्य को सम्मान और समर्थन देने के लिए हर साल 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर्स डे के रूप में मनाया जाता है। और 10 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि दो वैज्ञानिक थे, डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अली कुन्हा। उन्होंने 10 जुलाई 1957 को मछलियों की प्रजाति में कृत्रिम प्रजनन तकनीक की खोज की थी। इसीलिए 10 जुलाई को ये दिन हम राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर कभी साइंटिस्ट के नाम पूछ ले तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। वैसे ज़्यादातर आपसे दिवस के बारे में ही पूछेगा, ये दिन कब मनाते हैं, ध्यान रखना इसे। और इस बार ये इसका 23वां संस्करण है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया? तो आंसर होगा 12 जुलाई को। तो प्लास्टिक के बजाय पेपर बैग का इस्तेमाल करने के महत्व को बढ़ावा देने के लिए हर साल वर्ल्ड पेपर बैग डे के रूप में मनाया जाता है। कब? 12 जुलाई को। वैसे अभी आपको याद है हमने वर्ल्ड प्लास्टिक बैग फ्री डे भी मनाया था 3 जुलाई को। फिर बताइए, अभी हाल ही में दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा जेनेवा। और जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। इसका गॉडफादर किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा जेफरी हिंटन। ये नाम याद रखना। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ? भाई क्या होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में? जो न्यूज़ वाले होते हैं वो प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पे भी उन्होंने रोबोट से अलग अलग मुद्दों पर प्रश्न पूछे और उन्होंने रोबोट्स ने सवालों के जवाब दिए। अच्छा, एक सोफिया नाम का रोबोट आपने काफ़ी बार सुना होगा। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि हम दुनिया को बेहतर ढंग से चला सकते हैं, इंसानों से ज़्यादा बेहतर। और उसकी ये वाली बात सुनकर के मैंने अपने जीवन में जितनी भी रोबोट्स वाली हॉलीवुड मूवीज़ देखी है, बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड मूवीज़ देखी, वो सारी याद आ गई एक एक करके कि किस तरह से रोबोट्स दुनिया पर राज कर लेते हैं, इंसानों से अधिकार छीन लेते हैं, लड़ाई होती है, इंसानों को मार देते हैं। खैर, प्रश्न आपको समझ में आ गया ना कि दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इस कॉन्फ्रेंस का नाम था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर गुड। अच्छा, जेनेवा से भी आपको याद आएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ है? जेनेवा में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ है? जेनेवा में। फिर बताओ, अभी हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा वाराणसी में। तो 22 से लेकर 24 जुलाई 2023 तक मध्य एशिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो, इसका आयोजन ये वाराणसी में किया गया। वाराणसी में जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है वहीं पे इसका आयोजन हुआ। और ये विश्व का पहला ऐसा आयोजन है जो पूरी तरह से मंदिरों के प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट के लिए समर्पित है। फिर बताइए कि कौन सा देश पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा भारत। तो भारत ये 20 जुलाई 2023 को आसियान देशों के लिए पारंपरिक दवाओं की मेजबानी कर रहा है। और इस सम्मेलन का उद्देश्य है पारंपरिक दवाओं के क्षेत्र में भारत और आसियान देशों के बीच सहयोग और ज्ञान साझाकरण को मजबूत करना। वैसे आयुष मंत्री कौन है? हमारे सर्बानंद सोनोवाल। इन्हीं के पास शिपिंग मंत्रालय भी है। फिर बताइए, अभी हाल ही में वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 to 77 नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा अभिषेक चौधरी ने। तो दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शुरुआती वर्षों पर यानी कि 1924 से 1977 तक के उनके जीवन के 53 वर्षों के बारे में इस बुक में बताया गया है, जिसे लिखा है अभिषेक चौधरी ने। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे ही एक बुक आई थी जिसको किसने लिखा था? याद है क्या? सागरिका घोष ने लिखा था। और इनके जन्मदिन को गुड गवर्नेंस डे के रूप में भी मनाते हैं। कब? 25 दिसंबर को। और शशि थरूर की बात करें, B.R. अम्बेडकर के ऊपर बुक लिखी है इन्होंने जिसका नाम है अम्बेडकर अ लाइफ। और डॉक्टर A.K. द्विवेदी ह्यूमन एनाटॉमी नाम से बुक लिखी इन्होंने। और अरविंद मंडलोई इन्होंने जादूनामा नाम से बुक लिखी थी। किसके ऊपर है ये बुक? तो गीतकार जावेद अख्तर के ऊपर है। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में कलर्स ऑफ डिवोशन नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा अनीता भरत शाह ने। तो अभी अनीता भरत शाह ने एक नई बुक लिखी है जिसका नाम है कलर्स ऑफ डिवोशन। तो ये जो बुक है, ये बुक उस कला को प्रेरित करने के लिए है जो वल्लभ संप्रदाय की धार्मिक प्रथाओं में उपयोग के लिए बनाई गई थी।
और अभी आपको याद होगा रूपा पाई ने एक बुक लिखी है द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन, एस हुसैन जेदी ने रॉ हिटमैन नाम की बुक लिखी, और अशोक कुमार भट्टाचार्य इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री फ्रॉम डिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 टू 77 नाम से बुक लिखी थी। ध्यान रखना, ये भी बढ़ते आगे। तो ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी को, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनको प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके सर्वोच्च नेतृत्व और नागरिकों के बीच देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए उन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में केंद्रीय मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने भारत में समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए किस नाम से एक DGNSS, इसका मतलब होता है डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को लॉन्च किया। तो आंसर होगा सागर संपर्क। तो हमारे शिपिंग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, और जिन्होंने अभी सागर संपर्क नाम से एक डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को लॉन्च किया है। और ये सिस्टम काम क्या करेगा? तो सिंपल सा है, समुद्र में नाविकों को सुरक्षित रूप से नेविगेट करने में ये मदद करेगा, जिससे जहाजों की सुरक्षित नेविगेशन और कुशल आवाजाही संभव हो पाएगी। आपको बता दूं, इन्होंने कुछ समय पहले सागर समृद्धि नाम से एक ऑनलाइन ड्रैगिंग मॉनिटरिंग सिस्टम को भी लॉन्च किया था, और उससे पहले इन्होंने रियल टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड सागर मंथन को भी लॉन्च किया था। तो ये तीनों मिलते जुलते नाम है, इनको ध्यान रखना। फिर बताइए, हाल ही में DGCA ने किस राज्य के अपने पहले उड़ान प्रशिक्षण स्कूल को मंजूरी दी है? तो आंसर होगा तमिलनाडु। DGCA मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, यानी कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। इसने तमिलनाडु के पहले उड़ान प्रशिक्षण यानी कि फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल को मंजूरी दी है। ये मंजूरी भारत में विमानन शिक्षा के लिए है, और इस तरह से ये देश का 36वां और तमिलनाडु का पहला उड़ान प्रशिक्षण स्कूल होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे पायलटों को ट्रेनिंग दी जाएगी। और आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन कौन बने थे? विक्रम देवदत्त बने थे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने अपना क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे खोला? तो आंसर होगा मलेशिया में। एक्चुअली में अभी हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो मलेशिया की यात्रा पर गए, और उन्होंने ही वहां पे मलेशिया की कैपिटल जो है ना कुआलालंपुर, वहां पे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया।